Okay, so let's start with next question, question 34. This is a very simple question. Terminal velocity of a spherical object varies with radius of object r as. तो जो terminal velocity है v, it is 2 by 9 as you know, r square g rho minus sigma by viscosity. तो जब एक spherical object एक fluid से पास हो रहा है तो g कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो सभी कांस्टेंट है, मतलब v टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक इन नेचर है। क्वाड्रेटिक इन नेचर है मतलब ऑप्शन नंबर ए है, खत्म। बिकॉज इट इज नॉट लीनियर, इट इज क्वाड्रेटिक टू द पावर 2। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस दिखते कैसे हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन लुक्स लाइक दिस, तो यू शुड नो हाउ डज क्वाड्रेटिक फंक्शंस लुक लाइक। ओके, ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डज ग्राफ लुक लाइक। तो बहुत इजी चीज है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x है, ये y है। इफ यू हैव अ इक्वेशन समथिंग लाइक y इक्वल टू mx प्लस c, थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो आई एम जस्ट क्विकली टेलिंग यू हाउ ग्राफ्स लुक लाइक। y इक्वल टू mx प्लस c का मतलब अ स्ट्रेट लाइन something like this where c is y intercept। okay, अब ऐसा भी हो सकता है y इक्वल टू mx माइनस c, तो y इक्वल टू mx माइनस c इज अ लाइन समथिंग लाइक दिस। तो माइनस c मतलब y intercept is negative, so this line is y equal to mx minus c। then you may have a straight line passing through origin, तो y इंटरसेप्ट बेसिकली उस केस में 0, तो इसको आप लिखोगे y इक्वल टू mx। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है। ऑलराइट, सो दिस आर स्ट्रेट लाइन, दिस इज नेगेटिव y इंटरसेप्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दिस, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे दिखते हैं। एंड देयर आर मेनी free applications available on Android which can help you with various type of graph plotting। ये straight line हो गया। Now what about a line? Sorry to go little bit into mathematics, पर जरूरत पड़ेगी हमको, ये आगे चाहिए हमको। तो what I will do is I'll just take another page and put it there। अब मान लो हमारे पास एक ऐसा लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन x और y एक्सिस को इक्वली इंक्लाइंड है। व्हाट इज इक्वली इंक्लाइंड? x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से उसका एंगल 45 है ना। तो अगर ऐसा है तो दिस पर्टिकुलर लाइन इज y इक्वल टू x। क्यों y इक्वल टू x? क्योंकि m होता है tan थीटा स्लोप, और अगर ये 45 है तो स्लोप इज tan 45, दैट इज 1, तो m इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू x इज अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू y एंड x एक्सिस। तो क्या हम ये किसी और तरीके से समझ सकते हैं? यस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय अ डिफरेंट वे। कैसे? मान लो मेरे पास y और x का एक टेबल है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y जो है वो x पे डिपेंड करता है। अगर x की वैल्यू y है, y की वैल्यू x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, इसकी 3 है तो इसकी भी 3 है, इसकी 4 है तो इसकी भी 4 है। मतलब व्हाट यू आर नोटिसिंग, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x मतलब मैं अगर प्लॉट करने जाता हूं तो 1 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, 3 and 3, राइट। तो ऐसी लाइन इफ यू प्लॉट दिस पॉइंट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, तो आपको मिलेगा अ लाइन व्हिच इज समथिंग लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन at 45 from x axis, at 45 from y axis, इसलिए हम बोलते हैं इसको y इक्वल टू x, a line passing through origin with slope 1। ये बेसिक केस।
अब अगर मेरे पास हाइपरबोला होता, पैराबोला होता, तो हाइपरबोला पैराबोला का फैमिली होता है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई विल जस्ट गो इनटू व्हाट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज I will take another session, of course, on required mathematics. तो मैं ले लूंगा, but now we have to go ahead and solve some CET questions. तो मैं फटाफट से बता देता हूँ। ये x axis, ये y axis, negative y, negative x. In total, there are 4 parabolas. In total 4 पैराबोला होते हैं। एक पैराबोला आपको ऐसा दिखेगा, दूसरा पैराबोला आपको ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। So what I will do is better is to, this is one, this is another, okay, ये एक हो गया। अब और एक और 2 पैराबोला है ना। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि इक्वेशन याद नहीं रहती। मैं बताता हूँ इक्वेशन याद कैसे रखनी है। तो दिस इज वन पैराबोला and you have one more parabola which is something over here, ऐसा है, राइट। अब ये चारों पैराबोला के इक्वेशन याद नहीं रहते, तो लेट्स सी हाउ टू रिमेम्बर। मैं इसको साइड में कर देता हूँ, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ये 2 पैराबोलास को लेट अस कीप असाइड फॉर अ व्हाइल। प्रॉब्लम क्या होता है, यू हैव लर्नड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। y square equal to 4ax, x square equal to 4ay, y square equal to minus 4ax, and x square equal to minus 4ay. That is why you get confused, क्योंकि चारों में से कौन सा सही। तो what you need to do is, सबसे पहले x ड्रॉ कर लो, x 2 पैराबोला ड्रॉ कर लो। कौन से 2 पैराबोला, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का। ये 2 पैराबोला पहले ड्रॉ कर लो, करेक्ट। नाउ इमेजिन ये x है, क्योंकि दिखता ही x है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ a, मैं अगर a को a रेज़ टू 1 लिखूं तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मैं 2 को 2 रेज़ टू 1 लिखूं तो फर्क पड़ता है? नहीं। तो मैं x को x रेज़ टू 1 लिखूं तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 2 पैराबोला ड्रॉ कर लिए which looks like x, उसके पावर में कुछ नहीं, मतलब पावर में क्या, 1, राइट। इसका मतलब ये पैराबोला आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax विद नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है ना, ये भी पावर 1 है ना, इसलिए। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिखा मैंने, ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, वहां पे x की वैल्यू नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली अभी ये जो पैराबोला आपके पास आएगा, ओके, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं साइज में, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब ये जो आपके पास पैराबोला आएगा, ये क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इसके जो नीचे आएगा दैट विल बी, ये जो आएगा दिस पैराबोला विल बी x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। हो गया, व्हाट बिग डील, नथिंग। अब आप में से एक ने पूछा c का मतलब क्या होता है। लुक व्हाट इज c, व्हाट इज c, इफ यू पे अटेंशन, व्हाट इज c, c इज, ऑप्शन c इज दिस, है ना। ऐसा है कि ये पैराबोला का हाफ पार्ट है, पैराबोला का हाफ। कौन से पैराबोला का हाफ, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पे y क्या है, v, मतलब v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है आपको, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r, बट रियलिटी क्या है, v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो पहले और थर्ड ऑप्शन में एक ही डिफरेंस है। पहले ऑप्शन में v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन में v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r। और ये जो है v इक्वल टू r है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है, उस पर मैं जाऊंगा नहीं। तो पैराबोलास ट्राई टू रिमेम्बर x पावर 1, तो ये आ गया इस साइड का
फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, second and first and fourth, second and third is y square equal to minus 4ax. ऐसा याद रखते हो आप, right? Let's go to next question now. Calculate the velocity with which the liquid gushes out of the 4 centimeter square outlet. यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आउटलेट है, इसमें से लिक्विड बाहर निकल रहा है, गशेस आउट. कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है? They are asking you this velocity v1, let us say. If the liquid flowing in the tube is water, मतलब वो liquid water है, and liquid in U tube has a specific gravity 12, तो इस ट्यूब में जो लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 12 दिया हुआ है. वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए, यहाँ पे ए पॉइंट पे velocity of liquid is 20.2 का root meter per second. Good. So how do you find out velocity of liquid which is coming out from V1 pipe? कैसे करते हैं? Easy है. Bernoulli's equation. जब fluid in motion हो तब Bernoulli's equation लगेगा. Fluid motion में है क्या? Yes. अगर नहीं होता तो velocity की बात ही क्यों होती? The moment they ask you velocity मतलब fluid motion में मतलब Bernoulli's equation. What is Bernoulli's equation? मैं A point लेता हूँ और ये B point यहाँ पे B point consider करता हूँ. तो I am taking two different cross sections. A जिसका cross section बड़ा है, B जिसका cross section छोटा है. मैं ये दो point ले रहा हूँ. मैं इन दोनों points पे Bernoulli's equation apply कर रहा हूँ. So applying Bernoulli's theorem at A and B, तो आप बोलोगे PA प्लस हाफ रो BA स्क्वायर प्लस रो G हाइट ऑफ A. अभी A पॉइंट हो या B पॉइंट हो, A पॉइंट हो या B पॉइंट हो, दे आर मोर और लेस एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. तो YA और YB मतलब हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो A पॉइंट का और B पॉइंट का, दोनों ही पॉइंट का हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेम है. तो ये YA और YB दोनों साइड से कैंसल आउट होगा. मैं लिख देता हूं और बाद में कैंसिल कर दूंगा. PB प्लस हाफ रो BB स्क्वायर प्लस रो G YB. अब ये YA है, ये YB है, ये दोनों सेम है तो ये कैंसल हो गया. सिंस YA इक्वल टू YB, क्योंकि पाइप का ग्राउंड से हाइट सेम है. ओके, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. अब यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी एट पॉइंट P. कैसे? तो PA माइनस PB ऐसा लिख लो, है ना, P माइनस PB इक्वल टू हाफ रो VB square minus half rho VA square. Therefore, you will have PA minus PB equal to half rho VB square minus VA square. ऐसा आ जाएगा. इसका मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ से 2PA minus PB by rho equal to VB square minus VA square. Therefore, you will get VB square equal to 2PA minus PB by rho plus VA square. अभी PA minus PB ये नीचे मैं I will erase what is not required now. So what is not required I am completely erasing it. अभी जो नीचे आपके पास वेंचुरीमीटर है, if you remember, वेंचुरीमीटर आपको देता है प्रेशर डिफरेंस. तो प्रेशर डिफरेंस कैसे फाइंड करते हो? वेंचुरीमीटर से PA minus PB is H rho G, where H is this height 2 centimeter. वेंचुरीमीटर रिवाइज कर लो एक बार, याद आ जाएगा. This is 2 times of H. रो किसका? रो मर्क्यूरी, वो जो लिक्विड है उसके अंदर, वेंचुरीमीटर में जो लिक्विड है उसका रो. ओके, तो उसका डेंसिटी डालना पड़ेगा यहाँ पे, राइट.
इंटू जी बाय रो ऑफ लिक्विड दैट इज फ्लोइंग। ये रो ऑफ वाटर है, ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है ट्यूब में वो है, और ऊपर जो रो है, ऊपर का जो रो है वो रो है वेंचुरी मीटर में जो लिक्विड है उसका, दोनों अलग अलग है, रिमेंबर दिस। प्लस वी ए स्क्वायर, 2 into height is 2 centimeter, 2 into 10 power minus 2 रो बाय रो डब्ल्यू बोला है कि आपने को यहाँ पे बोला ही है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जो लिक्विड भर के रखा है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर 12। तो ये रो बाय रो डब्ल्यू तो 12 ही लेना है अपने को, 12 ले लो। और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं फिलहाल। प्लस बी ए कितना दिया है, वेलोसिटी रूट ऑफ 20.2 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर मतलब 20.2। तो ये आ जाएगा आपका 2 into 2 4 into 12 48, 48 into 10 power minus 1 4.8। तो ये 4.8 प्लस 20.2 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब, तो वी बी स्क्वायर आ गया 25, तो वी बी आ गया आपके पास 5। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट खत्म, पहला पार्ट खत्म। हमने वेलोसिटी एट पॉइंट ए यूज करके बी पे निकाल लिया बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। तो इस पार्ट में हमने अप्लाई किया है बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम। अब हमको ये देखना है कि जो पानी ए से बी आया और बी से जब आगे जाएगा तो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाएगा, वो दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाएगा। आप यहाँ पे लगाओगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसके आगे जब दो ब्रांचेस में लिक्विड स्प्लिट हो रहा है, ऐसा जा रहा है, ये पॉइंट बी था, यहाँ पे एरिया A1 है, इसको पॉइंट 1 बोल देता हूँ, इसको पॉइंट 2 बोल देता हूँ। यहाँ पे एरिया A2 है, आपको एरिया A1 A2 और यहाँ पे वेलोसिटी V2 भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A1 आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है यहाँ पे V1। वेलोसिटी आपको VB पता है 5 मीटर पर सेकेंड, और एरिया एट B पता है क्या, एरिया एट बी पता है कि हम लोगों को एरिया एट बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया एट बी भी आपको फिगर में मेंशन किया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आपको दिया हुआ है, दिस इज ऑल दैट इज गिवन टू यू। अब इस केस में क्या करेंगे फिर, in this case what we will do, we will apply equation of continuity. Now applying इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर आपको याद होगा व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहां से जो पानी जा रहा है उसका फ्लो रेट एरिया इनटू वेलोसिटी इज फ्लो रेट, है ना। तो बी से जो पानी फ्लो हो रहा है उसका फ्लो रेट ये दो स्ट्रीम में डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है A1 V1 प्लस एक नीचे आ रहा है A2 V2। So total flow rate from B is going into 1 and 2. So A B VB equal to A1 V1 plus A2 V2. अब A is 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 इंटू, देख लो ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में है, गुड। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 10 पावर 4 मीटर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। VB 5 फाइंड किया हमने। A2 A1 एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, V1 फाइंड करना है। एरिया A2 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये है 8 इंटू 10 पावर माइनस 2, ऐसा है, दिस इज लाइक दिस। अब इसको सॉल्व करो, खत्म। इफ यू सॉल्व दिस यू आर डन। 10 पावर माइनस 4 10 पावर माइनस 4 तो सब में से कैंसिल ही हो जाएगा। तो 30 इक्वल टू 4V1 प्लस 8 इंटू 10 पावर माइनस 2, ऐसा आ जाएगा। सॉल्व करो, जस्ट सॉल्व दिस, तो आपको V1 मिल जाएगा। तो यू हैव टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ नाउ, जो भी आएगा यू विल गेट करेक्ट आंसर, ओके। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज, इसके लिए सेंटीमीटर से मीटर पर सेकंड में लाए क्या हम लोग, लाए। ये मीटर पर सेकंड में था क्या, 5 था,
Okay, that is okay. So it is 30 minus something, 30 by 4, 30 by 4. Somewhere here something is misprinted. अभी वो क्या misprint है, we'll have to work it out, okay? Because let me check. एक मिसप्रिंट मिल गया. क्या मिसप्रिंट है? ये मीटर पर सेकंड होना चाहिए, नॉट सेंटीमीटर पर सेकंड. दिस शुड बी मीटर पर सेकंड, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा. और कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है, वी कांट हेल्प इट, होता है वैसा, क्या ही करेंगे, वो मिसप्रिंट है. ओके, तो अब आपके पास इजी हो गया. 4v1 इज 30 माइनस 8, मतलब 4v1 इज 22, तो v1 इज 22 by 4, 22 by 4 इज 5.5. 5.5 आना चाहिए आंसर, है क्या? 5.5 मीटर पर सेकेंड. गुड. हाँ देखो 8 मीटर पर सेकेंड था, मेरी गलती थी, मैंने सेंटीमीटर लिखा था, सो पार्डन मी फॉर दैट. तो एक पार्ट में आपने बर्नौलिस और दूसरे पार्ट में आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई किया है, राइट? सो दैट्स इट. नाउ वी विल स्टार्ट विथ CET questions from previous year. Question number 1. Water rises in a capillary tube of radius r up to a height h. आपको पता है कि जैसे ही आपने कैपिलरी को वाटर में इंसर्ट कर दिया, तो कंपेयर टू आउटसाइड लेवल, मान लो आउटसाइड वाटर का लेवल ये है, बट इनसाइड वाटर का लेवल राइज हो जाता है व्हेन यू इंसर्ट कैपिलरी इन अ लिक्विड व्हिच वेट्स अ सॉलिड, जैसे केरोसिन, जैसे वाटर. मर्क्यूरी के केस में लिक्विड का लेवल जो है वो फॉल होता है. हियर इट राइजेस, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, द मास ऑफ वाटर इन कैपिलरी इज m. तो पहले केस में जब कैपिलरी ट्यूब का रेडियस r था, तब हाइट ऑफ वाटर इनसाइड कैपिलरी वाज h. तो ये r है, ये h है, और यहाँ पे जो वाटर का मास है, दिस मच लिक्विड, दिस मच वाटर का मास है m, राइट? गुड. तो दिस इज m. The mass of water in capillary is m. The mass of water that will rise in a capillary of radius r by 4. So what happens if, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, हल्का सा चेंज कर लेते हैं. I am just increasing the width of this, that's it. मैंने सिर्फ कैपिलरी के width को इंक्रीज किया है, nothing else, that's it. तो ये पहले केस में यहाँ पे जो लिक्विड था उसका जो मास था वो था m, रेडियस ऑफ कैपिलरी जो था वो था r. अब आपको बोल रहे हैं इफ यू हैव कैपिलरी ऑफ रेडियस r by 4, हमने रेडियस को 1/4 कर दिया, तो r1 is r and r2 is r by 4. तो इस केस में, in this case what will be the mass, क्योंकि यहाँ पे हाइट भी चेंज होगा, and what will be the mass of water here, what is m2 here, ऐसा आपको पूछा है, राइट? क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल है. सिर्फ आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है. ओके, तो मैं आज आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हाउ टू अप्लाई फॉर्मूलाज. कैपिलरी वर्ड सुनते से ही पहला फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, 2t cos थीटा by r rho g. फर्स्ट थिंग. ओके, सेकेंडली, क्या ऐसा बोला है कि हमने पहले ग्लास का कैपिलरी था उसमें वाटर था, अब हमने कैपिलरी प्लास्टिक का ले लिया उसमें मर्क्यूरी डाल दिया, या फिर ग्लास का ही रखा है मर्क्यूरी डाल दिया, वाटर की जगह पे मर्क्यूरी डाल दिया? नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला. मतलब सरफेस टेंशन और थीटा कांस्टेंट, क्योंकि सरफेस टेंशन और थीटा दोनों ही डिपेंड करते हैं सॉलिड कौन सा है और लिक्विड कौन सा है उसके ऊपर. तो अगर लिक्विड चेंज नहीं होता डेंसिटी भी चेंज होगा, तो डेंसिटी भी सेम रहेगा.
अब ऐसा बोला है क्या कि पहले कैपिलरी अर्थ पे था फिर कैपिलरी को मून पे लेके गए? नहीं बोला है, मतलब जी भी कांस्टेंट है। मतलब अल्टीमेटली H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इक्वेशन नंबर 1, राइट? मास, what is density? It is mass upon volume. What is mass? Volume into density. What is volume? Volume, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A निकाल लो, into height से मल्टीप्लाई करो, right, into density. What is area of cross section? Pi r square h rho. Mass is equal to pi r square h into rho. Correct? Simple, क्योंकि area is pi r square है। अब वापस से बात वही है, पाई कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, क्योंकि लिक्विड चेंज नहीं किया, मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर h, बट h इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो r स्क्वायर 1 by r, एक r गया, therefore mass is proportional to r। mass is proportional to, mass किसका? mass of water in the capillary is proportional to radius of capillary। तो m2 by m1 is r2 by r1, but do you see here r2 is r1 by 4, मतलब r2 by r1 is 1 by 4, this is 1 by 4, which means mass in the second case is initial mass by 4, m by 4। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। ये तो नॉनसेंस है क्योंकि इसके डायमेंशन 1 अपॉन मास के है, तो 1 अपॉन मास कैसे आएगा? तो ऑप्शन डी तो नन ऑफ आवर इंटरेस्ट। तो हमने क्या किया? हाइट प्रोपोर्शनल टू 1 by r, mass of liquid in the capillary is volume into density, volume of capillary is area into height, area is pi r square, तो mass is pi r square h rho, लेकिन हमने क्योंकि लिक्विड चेंज नहीं किया तो रो मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इनटू h, बट h इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r, तो एक r गया, मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a small metal sphere of mass capital M, density d1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास एक मेटल स्फीयर है जिसका मास m है, उसका डेंसिटी d1 है, तो ये आ गया मेटालिक बॉल ऑफ मास m and density d1, when dropped in a jar filled with a liquid, moves with terminal velocity after some time। So what you are doing is you are putting this inside a jar, आप इसको एक जार में डाल रहे हो, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दिस स्टार्ट्स मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये इस लिक्विड में मूव होगा, बट ये मूव होगा विद टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, राइट। द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज, और d2 दिया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो जो लिक्विड है उसका डेंसिटी d2 है। आपको पूछा विस्कस फोर्स कितना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू रिमेंबर, हम ये जब टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव कर रहे थे तो हमने बताया था कि देयर आर 3 फोर्सेस, एक वेट mg डाउनवर्ड्स, एक विस्कस फोर्स Fv अपवर्ड्स, एक अपथ्रस्ट Fu अपवर्ड्स। तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब उस स्फीयर का वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता है? जब अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या होता है? एट टर्मिनल वेलोसिटी व्हाट डू यू हैव? यू हैव टोटल अपवर्ड फोर्स बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड फोर्स, मतलब Fv इक्वल टू mg माइनस Fu। हमको विस्कस फोर्स निकालना है ना? यस। तो अब अपथ्रस्ट निकालो। अभी अपथ्रस्ट मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को, अपथ्रस्ट आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स। अपथ्रस्ट निकालने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करो, दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ओके, दैट इज mg माइनस weight of liquid displaced is mass of liquid displaced,
क्योंकि जब बॉल अंदर गया तो उतना ही लिक्विड बाहर आया। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी इनटू जी, है ना। व्हाट इज वेट? m इनटू जी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। तो ये मिल गया आपको mg माइनस व्हाट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? इट इज वॉल्यूम of liquid displaced into density of liquid displaced into g। mg माइनस जितना इस स्पीयर का, इस बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द बॉल। सिंस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉल, है ना। अगर 10 मीटर क्यूब का बॉल अंदर डाला तो 10 मीटर क्यूब ही लिक्विड बाहर निकलेगा, ना 15, ना 9, ना 8। दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है? d2 d2g। करेक्ट, ओके, राइट। नाउ, है ना, इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे? अब आप चाहो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो, 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हो। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट, आपके ऊपर है ये। अगर आप चाहो तो वॉल्यूम ऑफ बॉल, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ बॉल? मास ऑफ बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ बॉल। ऐसे करते हैं ना, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, ऐसे ही करते हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या आएगा यहाँ पे? मास, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। तो यह आएगा मास ऑफ द बॉल विच इज m, डेंसिटी ऑफ द बॉल विच इज d1। बोला है क्या d1? यस बोला है। d2g निकाल लो mg यहां से कॉमन, 1 माइनस d2 बाई d1। दिस इज टोटल विस्कस फोर्स, टोटल विस्कस फोर्स इज दिस mg 1 माइनस d2 बाई d1, है क्या? ऑप्शन नंबर बी। मैं वापस समझा देता हूं। देखो, टर्मिनल वेलोसिटी इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एक बॉल है जो एक लिक्विड से फॉल हो रहा है। अब फॉल हो रहा है तो डेफिनेटली ग्रेविटी है, इसलिए फॉल हो रहा है। तो जब वो लिक्विड में फॉल होगा तो लिक्विड में दो फोर्सेस भी है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक विस्कस फोर्स, एक अपथ्रस्ट। जब ये अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर देते हैं तब वेलोसिटी हो जाता है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हो जाता है 0, राइट। तो तब होता है टर्मिनल कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इक्वल टू mg। तो विस्कस फोर्स इज mg माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कैसे निकालते हो? अपथ्रस्ट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट fu इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना। So what is weight of liquid displaced? Mass of liquid displaced into g. What is mass? It is volume into density. लेकिन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा? पहले लिक्विड प्लेस्ड था, एक कंटेनर में लिक्विड था, मैंने बॉल डाल दिया, जितना बॉल का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो गया। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल। बट व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ बॉल? मास अपॉन डेंसिटी। हो गया, फिर mg कॉमन निकालो, डन। ये 2020 लास्ट ईयर का सीईटी क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन लास्ट ईयर सीईटी एग्जाम। ऑलराइट, सो दैट्स समथिंग यू नीड टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, two small drops of mercury each of radius r coalesce, मतलब combine to form a large single drop। हमारे पास दो ड्रॉप है, ये दोनों कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बना। ओके, इसका रेडियस, दोनों का रेडियस स्मॉल r है, इसका रेडियस कैपिटल R है। अब मैं वो नहीं बताने वाला आपको कि 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू बिग ड्रॉप, ये सब आप खुद कर लोगे। अल्टीमेटली व्हाट आई वांट दैट यू शुड नो डायरेक्ट रिलेशन, कैपिटल R इज 2 रेज टू 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ऐसा आता है। कैपिटल R इज 2 का क्यूब रूट, क्योंकि दो ड्रॉप है, n होते तो n का क्यूब रूट। ये हमने बहुत बार किया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन। यू शुड इक्वेट दिस टू, इन दोनों को इक्वेट करके आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। एनीवेज, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंजेस,
टोटल सरफेस एनर्जी। डू यू रिमेंबर सरफेस एनर्जी का जनरल फॉर्मूला? सरफेस एनर्जी का जनरल फॉर्मूला इज सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन इट्स ओके। आई मीन इट्स ओके इवन इफ यू रिपीट few questions. So surface energy is surface tension into surface area, correct? लेकिन पहले दो ड्रॉप थे, 2 ड्रॉप्स, तो इनिशियल सरफेस एनर्जी इज इनिशियल एरिया इनटू 2t। दो क्यों लिखा मैंने? 2 ड्रॉप थे, 2 फ्री सरफेस नहीं है। आप बोलोगे कहाँ पे? बबल होता तो फिर एक बाहर का सरफेस फ्री, एक अंदर का सरफेस फ्री, तो ड्रॉप है। हाँ ये ड्रॉप है, करेक्ट, लेकिन ये 2 ड्रॉप है, ड्रॉप नंबर 1, ड्रॉप नंबर 2, तो ये 2 ड्रॉप है, फिर 2। तो टोटल इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी? 2t A इनिशियल। व्हाट इज A इनिशियल? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया 8 पाई t r स्क्वायर। व्हाट इज फाइनल सरफेस एनर्जी? सरफेस टेंशन T। यहाँ पे 2 मत लिखना, फाइनली एक ही ड्रॉप बना है, इनटू फाइनल एरिया। व्हाट इज फाइनल एरिया? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। आपको चाहिए रेशियो बिफोर एंड आफ्टर, मतलब आपको इनिशियल सरफेस एनर्जी अपॉन फाइनल सरफेस एनर्जी का रेशियो चाहिए। तो 8 पाई t स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 4 पाई t कैपिटल R स्क्वायर। तो पाई t कैंसिल, 1 and 2, तो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r बाय कैपिटल R का स्क्वायर। लेकिन यहां से आप देख रहे हो स्मॉल r बाय कैपिटल R इज 1 अपॉन 2 रेज टू 1/3, तो ये आ जाएगा 2 1 अपॉन 2 रेज टू 1/3 का स्क्वायर, एंड देन जस्ट सॉल्व इट। 2 रेज टू 1, ये 1 अपॉन 2 रेज टू 2/3, तो -2/3, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू 1 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू 1/3। 2 रेज टू 1/3 इज टू 1, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको सिर्फ फाइनल और इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालना है। सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया होता है। इनिशियल केस में 2 ड्रॉप थे, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। फाइनली दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल ड्रॉप बना है, इसलिए फाइनल एनर्जी के केस में 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। और स्मॉल और कैपिटल आर का रिलेशन आपको निकालते आना चाहिए। पुट इट हियर, सिंप्लीफाई, यू हैव योर आंसर। द वर्क डन इन ब्लोइंग, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था। ब्लोइंग मतलब पहले बबल नहीं था, अब हमने ब्लो किया, तो इनिशियल एरिया डायरेक्टली 0 ले लेना। द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस r इज w, ये भी हमारा हुआ है। ओके, so work done in blowing a soap bubble of radius r is w. Okay, the work done in blowing a bubble of radius 2r of the same soap solution. What is work done? That is again surface tension into change in area. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाएगा? क्योंकि बबल है। तो what is work done? 2t final area minus initial area. तो वर्क डन इज 2t फाइनल एरिया, क्योंकि दोनों ही केसेस में पहले बबल नहीं था, बाद में ब्लो किया है आपने। व्हाट इज एरिया? 4 पाई r स्क्वायर। तो 2 कांस्टेंट, t कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, मतलब इन टोटल वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सिंपल। तो W2 by W1 is R2 by R1 का स्क्वायर। W2 by W1, what is R2? R2 is 2R. What is R1? is R का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास R कैंसिल 4, तो W2 is 4 times of W1, है ना, मतलब 4W आ जाएगा आंसर। 4 times of work done in the first case। डन। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था ये। 4W, सिंपल। ओके, next question. A square frame, each of side L, is dipped in a soap solution and taken out. The force acting on the film form S. याद होगा आपको, हमने ये जो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है,
वो यहीं से किया था। हमने बोला था हमारे पास एक स्क्वायर मेटालिक फ्रेम है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो भी लोगे फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे स्क्वायर फ्रेम है तो स्क्वायर ले रहा हूँ। हमारे पास ये स्क्वायर फ्रेम है, इसको हमने डिप किया, तो मैं इसको स्क्वायर दिखाई देता हूँ, डजंट मैटर। तो ये स्क्वायर फ्रेम है, इसको हमने सोप सॉल्यूशन में डिप किया, और सोप सॉल्यूशन में डिप करने के बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया है। सो वी हैव टेकन दिस आउट। तो यहाँ पे एक फिल्म बन जाएगा सोप सॉल्यूशन का। तो यू हैव अ फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन। व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द फिल्म? ओके, तो सबसे पहले ये चीज समझ लो, स्क्वायर फ्रेम मतलब चार साइड, तो पहले निकाल लेते हैं। वी नो दैट, व्हाट डू यू नो इज, पहले वो लिख लेते हैं। व्हाट डू वी नो? वी नो दैट बाय डेफिनेशन सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इनटू लेंथ बाय डेफिनेशन। बट सोप फिल्म है, सोप फिल्म का ऊपर का सरफेस भी फ्री, नीचे का सरफेस भी फ्री। कितने फ्री सरफेस? दो, तो टेंशन कितना? 2T। बट सोप फिल्म हैज टू फ्री सरफेसेस, therefore force in this case will be 2TL। दो कहां से आया? दो फ्री सरफेस है इसलिए दो आया। अब स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम के चार साइड है, तो एक साइड पे कितना फोर्स? इतना फोर्स। दूसरे साइड पे कितना फोर्स? तो दूसरे साइड पे भी इतना ही फोर्स, तो प्लस 2TL। तीसरे साइड पे भी प्लस 2TL, तो टोटल चार साइड के 4 इंटू 2TL 8TL होगा। ऑप्शन नंबर ए में है, राइट? लिख लेते हैं ये भी। बट एज यू नो, but force acting on each side is F equal to 2TL. Therefore, force acting on square frame is 4 into 2TL, that is 8TL, since square frame has 4 sides. Okay, so 8TL, option number A. This is how you are supposed to solve this particular question. तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर वन थिंग कि यहाँ पे चार साइड्स होते हैं स्क्वायर फ्रेम के। एक साइड पे फोर्स है 2TL। 2 कहां से आया? क्योंकि फिल्म है, फिल्म सरफेस फिल्म के दो फ्री लेयर होते हैं, तो ऊपर का लेयर पे टेंशन, नीचे के लेयर पे भी, मतलब ऊपर का फ्री सरफेस पे टेंशन, नीचे के फ्री सरफेस पे टेंशन। तो ईच साइड पे 2TL, तो चार साइड का कितना? 4 into 2TL, that is 8TL. That's sufficient for today. Let's stop here for today and we'll do more questions in the next session.